डेविल हंटर प्रेजेंटिंग सीजन 2 एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम दो न्यू कैरेक्टर से रूबरू होते हैं, जिनमें एक का नाम था रिनिस्ट, जिसे फॉरबिडन फायर का यूज करते हुए सालों पहले कलांती द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और तब से ये वहीं पर सड़ रहा था। जिसके बाद बारी आती है दूसरे कैरेक्टर, इसका नाम था लिडिया और ये एक मेज थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेजिस, लेकिन मेजिस भी कुछ कम नहीं होते। ये दोनों हालांकि मेजिस थे। यहाँ पर लिडिया रिनिस्ट को बताती है कि कैलांती की डेथ हो चुकी है और मेरा बॉस चाहता है कि अब तुम मेरे साथ काम करो। रिनिस्ट को काम बड़ा ही सिंपल मिला था, जिसमें था कि सीरी को पकड़कर लिडिया के हवाले करना, मगर रिनिस्ट को निल्फगार्डियन की मदद करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पर लिडिया का बॉस कौन है? मोस्ट प्रोबेबली जिसके ऊपर घड़ी की सुई आकर अटकती है वो है विल्गाफोर्ड। मैं जानता हूँ कि ये नाम सुनकर आप लोगों के मन में आया होगा कि वो तो एरिटूजा का एक जादूगर है और वो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, तो सीरी के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? वेल, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, रिनिस्ट लिडिया की बात को मानकर अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और निकल पड़ता है सीरी की तलाश में। और बात रही लास्ट एपिसोड में येस्केर को किडनैप करने की, तो वो रिनिस्ट ने किया था ताकि वो इसे पूरे तरीके से टॉर्चर करके गेरोल्ट और सीरी का पता लगा सके। मगर येनिफर, जो इस वक्त सिंट्रा जाना चाहती थी और ऑलरेडी शिप में बैठ चुकी थी, उसे येस्केर की याद आती है कि वो इस वक्त मुसीबत में होगा। इसीलिए वो सिंट्रा ना जाकर वापस से वेलेन्ना में रुकर येस्केर को खोजने लगती है। जिसके बाद उसी शहर के लोकल लोगों से पूछताछ करके वो फाइनली येस्केर तक आ जाती है। रिनिस्ट आखिर पूछता है कि तुम कौन हो? येनिफर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक शराबी की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि वो येस्केर की वाइफ है। रिनिस्ट और उसे कुछ पूछता इससे पहले येनिफर एक जलती लो की मदद से उसके मुंह पर शराब को फूंक देती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल जाता है। और इसी बीच में ये दोनों उसके नाक के नीचे से भाग खड़े होते हैं और एक प्रॉब्लम खत्म हुई थी कि दूसरी इनके सामने आ खड़ी होती है। जिस लोकल व्यक्ति से येनिफर ने येस्केर का पता पूछा था, उसने जाकर सैनिकों को बता दिया और राज्य के सैनिकों ने येनिफर को बंदी बना लिया। वो अपने आप को छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, मगर सारी कोशिशें नाकाम थी क्योंकि उसके पास में इस वक्त उसका मैजिक नहीं था। वो पूरे तरीके से एक आम इंसान बन चुकी थी, मगर इसके बावजूद भी वो जंगल में रहने वाली जादूगरनी से वो इस वक्त भी कांटेक्ट में थी। येनिफर उसे मिलने के लिए जो मंत्र याद किया था, उसकी हेल्प से वो मदर ऑफ फॉरेस्ट को याद करती है और सीधा उसी जंगल वाली झोपड़ी में आ जाती है और वहां आकर मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि मुझे मेरा मैजिक वापस चाहिए। तो वो विच कहती है कि तुम्हें अगर अपना जादू वापस चाहिए तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जिसमें था कि सीरी को लेकर सिंट्रा के दरवाजे पर छोड़ आना। हालांकि ये पहली बार था जब येनिफर ने सिंट्रा के अपकमिंग राजकुमारी सीरी को देखा था। इनकी डील में सिर्फ इतना शामिल था कि कैसे भी करके सीरी को सिंट्रा पहुंचा दो और तुम्हें तुम्हारा मैजिक मिल जाएगा। येनिफर तो यहाँ से गायब हो चुकी थी, मगर वहाँ के सैनिकों ने येस्केर को पकड़ लिया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्रिंजला और फ्रांसिस्का पर, जो अब काफी अच्छी फ्रेंड बन चुकी होती है। मगर उसी दिन वहाँ पर कहिर आ गया, जो कि उन एल्फ के साथ शिप में बैठकर वेलना से सिंट्रा आया था। वहीं गेरोल्ट की मुलाकात स्ट्रिड से होती है, जो कि उसे बताता है कि मुझे ट्रिस ने यहाँ पर टेलीपोर्ट करके भेजा है। फिर ये दोनों इस टूटे हुए मोनोलिथ की जांच पड़ताल करने के लिए सिंट्रा आ गए, जहाँ जमीन में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है। मगर स्ट्रिड इन पर काफी टाइम से स्टडी कर रहा था, मगर ऐसा कुछ उसने भी पहली बार ही देखा था क्योंकि इसके बारे में ग्रंथों में भी कुछ नहीं लिखा था। और अब क्योंकि गेरोल्ट को पता था कि ईसा तेलासाइट, जो कि उस मोनोलिथ के जमीन में धंसने के बाद उस काले रंग के पत्थर से निकला था, तो ज्यादा इंटेरोगेशन के लिए उन्हें नीचे जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों दरार में से उतर जाते हैं, मगर काफी इंटेरोगेशन के बाद में भी इन्हें कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि मॉन्स्टर इस दरार से निकलकर सीधे सीरी तक आते हो। गेरोल्ट सब कुछ देखकर हैरान था कि आखिर वो मॉन्स्टर इस मोनोलिथ के अंदर से नहीं आए तो आए कहां से। तभी वहां पर स्ट्रीट को कुछ क्लिक होता है कि हमेशा से उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि दो दुनियाओं के संयोजन से दूसरी दुनिया के क्रिएचर इस दुनिया में आए थे, यानी कि दो दुनियाओं के टकराने से। और जहां जहां पर ये दो दुनियाएं टकराई थी वहां पर मोनोलिथ खड़े हो गए। मगर सच्चाई तो ये थी कि दो दुनिया आपस में एक बार टकराई जरूर थी और बाद में वापस से अलग हो गई। और ये जो मोनोलिथ है ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते है, या फिर इन दरवाजे भी कहा जा सकता है। और जब फर्स्ट टाइम सीरी ने उस मोनोलिथ के पास में खड़े होकर जोरदार फुकार मारी तो उसमें इतनी एनर्जी पैदा हो गई कि मोनोलिथ ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। अगर इसे सीधे और आसान शब्दों में समझाऊं तो जितनी बार
बार भी सीरी ने चिल्लाया उतनी बार उन दरवाजों में से एक एक करके मॉन्स्टर बाहर निकल कर आए। अब इनका मोटिव ये था कि सीरी को मोनोलिथ लेकर आए और उसकी पावर की पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके इस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दे, ताकि क्रिएचर आकर यहाँ के लोगों को खाकर अपना पेट भर सके। यहाँ पर वेसामीर को ये लगने लगता है कि अगर सारे एक्सपेरिमेंट सही हुए तो सीरी के ब्लड में वीचर म्यूटेशन बनाया जा सकता है। वीचर को बनाने का प्रोसेस काफी इजी था, जिसके अंदर किसी भी बच्चे को जिसके अंदर तेज दिल, दिमाग और तगड़ा हौसला होता है उसे इस म्यूटेशन से इन्फेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद में उसके पास में वीचर जैसी एबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर सीरी का ये कहना था कि वेसामीर को अगर मेरे खून से वीचर म्यूटेशन बनाया जा सकता है तो उसका टेस्ट सबसे पहले मुझ पर होगा कि मैं बनना चाहती हूँ एक वीचर। वेल, वेसामीर पहले ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक लड़की थी और हमेशा वीचर आदमियों को बनाया जाता था, मगर इस बार वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ऐसा करने के पीछे सीरी का रीजन था कि वो अपने आप की एक नई पहचान बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं था कि उसका अस्तित्व ही क्या है। उसके पास कुछ पावर है, मगर वो पावर उसके पास क्यों है और आखिर क्यों मॉन्स्टर उसकी जान के पीछे पड़े हैं। इसीलिए वो इस म्यूटेशन का इस्तेमाल सबसे पहले अपने आप के ऊपर करवाना चाहती थी, मगर इन सब बातों से सीरी काफी परेशान भी थी। इसीलिए उसके दुख को दूर करने के लिए ट्रिस ने कहा कि मैं तुम्हारी पुरानी यादों में जाऊंगी और ये खोजने की पूरी कोशिश करूंगी कि आखिर ये पावर तुम्हारे पास क्यों है और इसका रीजन क्या है। और तभी वो उसकी माइंड थेरेपी लेना स्टार्ट कर देती है, जिसकी मदद से सीरी अपने पास्ट में आ जाती है। मगर यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात ये थी कि सीरी जब अपनी यादों को देख रही थी तो उनमें मौजूद इंसान भी सीरी को वहां पर देख पा रहे थे। सीरी अपनी यादों में आगे बढ़ते वक्त उस जगह पर आ जाते हैं जिस दिन उसके माता पिता यानी कि पवेता और डोनी मारे जाने वाले थे। सीरी ये देख पाती है कि उस दिन ये किसी भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अगर भविष्यवाणी सच होने वाली होगी तो उससे पहले लोग आकर उनकी बेटी को जान से मार देंगे। लेकिन जैसा पास्ट में बाकी लोगों के साथ हो रहा था वैसा इस बार भी हो गया। पवेता ने अपनी बेटी सीरी को देख लिया, अब कहीं भविष्यवाणी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसी वजह से ट्रिस ने उसका हाथ खींच लिया और उसे दूर ले गई। वहीं पर आगे ले जाने के बाद सीरी को जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए सीरी आवाज का पीछा करते करते उस जगह पर आ जाती है। यहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे एक जख्मी एल्फ को उसके बच्चे के साथ देखती है। इस एल्फ का नाम था लारा जोरेन। इस नाम को याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके पास में आकर लारा से पूछती है कि आखिर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, मगर उतने में ही लारा ट्रिस का गला पकड़ लेती है और मदर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि उसकी भविष्यवाणी को बड़बड़ाने लगती है, जो कि सीरी के लिए लिखी गई थी। और अगर आपको याद होगा तो सीजन 1 की शुरुआत में आपको ये बातें सीरी को सीजन 1 में बड़बड़ाते हुए सुना होगा, जिस वक्त वो चिल्लाकर बेहोश हो गई थी, जिसमें बताया गया था कि आसमान से फिर घोड़े पर सवार वापस आऊंगी और आकर सब कुछ खत्म कर दूंगी। इस वक्त सीरी को काफी एंजाइटी हो चुकी थी, इसी वजह से वो जोर से चिल्लाती है और तभी मोरैन में जो मेटालियन वाले ट्री था वो वाइब्रेट करने लगता है। वो आवाज इतनी तेज थी कि वो पेड़ को चीरते हुए गैरोट तक आ गई थी और इतने में ही ये दोनों सीरी की यादों से वापस बाहर आ जाते हैं, जहां पर ट्रिस सीरी से डरने लगती है। तो सीरी पूछती है कि आखिर हुआ क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, मगर ट्रिस उस वक्त कुछ भी बताने के हालात में नहीं थी, क्योंकि उसे अपने विजन में देखा कि सीरी आगे जाकर इस पूरी दुनिया में तबाही लाने वाली है। वहीं उसे सिंड्रा की दीवार में मोनोलिथ के टुकड़े आपस में जुड़कर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल गया। हालांकि वो गैरोल्ट स्ट्रीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन तेज गति में वहां से उड़कर भाग जाता है। ये देखते ही गैरोल्ट समझ चुका था कि वो जरूर सीरी के पास जाएगा, इसीलिए स्ट्रीट को कहता है कि फटाफट से एक पोर्टल बनाओ और मुझे मोरैन पहुंचाओ। यहाँ पर वेसामीर म्यूटेशन की पूरी तैयारी कर चुका था और अब सीरी को इंजेक्ट करने ही वाला था कि तभी वहां पर गैरोल्ट आ जाता है और वेसामीर को ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि गैरोल्ट को पता था कि पूरे प्रोसेस में कितना ज्यादा पेनफुल होती है। वो ये बात भी जानता था कि अगर सीरी यहाँ पर रुकी तो वो अगेन म्यूटेशन के लिए तैयार हो जाएगी, इसीलिए वो सीरी को यहाँ से लेकर जाने लगता है। यहाँ स्ट्रीट सीरी के बारे में और पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो पुरानी किताबों में उसके फैमिली ट्री को खोजने लगता है, लेकिन पूरा फैमिली ट्री आकर क्वीन फियोना पर खत्म हो रहा था, जबकि फियोना नाम की कोई क्वीन सिंड्रा में कभी थी ही नहीं। और
इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा कि इसका 6 एपिसोड जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।